उस बीजापुर जिले से दो वॉइस क्लिप वायरल हो रही है। दोनों वॉइस क्लिप में एक साइड की आवाज अलग अलग दो व्यक्तियों की है, जबकि दूसरी जो आवाज है वो कलेक्टर बीजापुर अनुराग पांडे की बताई जा रही है। अजय जी से जो संवाद हो रहा है उसमें कलेक्टर साहब और अजय जी के बीच औकात की कबड्डी खेली जा रही कि तू क्या और तू क्या। अपने मन से क्यों बनाऊंगा सर, छीन के क्यों बनाऊंगा सर? तो वर्क ऑर्डर दिखाना, वर्क ऑर्डर दिखाना। वर्क ऑर्डर नहीं सर, समिति नहीं है तो इलीगल काम माना जाएगा, इसलिए टेंडर निकला है। सरकारी फाइल में कोई ऐसा काम नहीं है जो इलीगल टेंडर नहीं सर। मैं समिति के माध्यम से मैं बनाया गया सर। मैं लेबर मिस्त्री भी जिंदा है, आज मरे भी नहीं मेरे। अब वो काम करने की अधिकारिता उनको कैसे मिली, 20 लाख से ऊपर का काम कैसे मिला, तो ये सवाल कम से कम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेमानी है। क्योंकि इसी के साथ साथ एक और वॉइस क्लिप आ गया। बीजापुर जिले के दबंग नेता हैं अजय सिंह। से मैं भीड़ जाऊंगा आपके पूरे काले कारनामे पर। औकात है तो कर लेना, है ना? औकात तो आपकी भी कुछ नहीं है सर। अजय सिंह भारतीय नागरिक है, स्वतंत्रता है मेरे में। मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूँ। आप सरकार के अंडर हो, सरकार के अधीनस्थ हो। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। नक्सल प्रभावित, बल्कि धूर नक्सल प्रभावित जिला है बीजापुर। बीजापुर वो जिला है जहां नक्सली अपनी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से मौजूदगी दर्ज रखते हैं। इसको प्रशासन भी मानता है, तंत्र भी मानता है। उस बीजापुर जिले से दो वॉइस क्लिप वायरल हो रही है। दोनों वॉइस क्लिप में एक साइड की आवाज़ अलग अलग दो व्यक्तियों की है, जबकि दूसरी जो आवाज़ है वो कलेक्टर बीजापुर अनुराग पांडे की बताई जा रही है। दो अन्य जो व्यक्ति हैं कलेक्टर बीजापुर के अलावा, उन दोनों से हमारी बात हुई। हमने दोनों से पूछा कि क्या ये आवाज़ आपकी है। एक आवाज़ उसमें अजय सिंह जी की है और एक आवाज़ लक्ष्मैया जी की है। दोनों ने ही स्वीकारा कि हाँ ये आवाज़ हमारी है, और जो बातचीत हो रही है, जो दूसरी आवाज़ उस वॉइस क्लिप में है, वो कलेक्टर बीजापुर अनुराग पांडे की है। तो जो बातचीत है उसमें लक्ष्मैया जी से जो संवाद हो रहा है और अजय जी से संवाद हो रहा है, दोनों वायरल हैं। अजय जी से जो संवाद हो रहा है उसमें कलेक्टर साहब और अजय जी के बीच औकात की कबड्डी खेली जा रही कि तू क्या और तू क्या। और लक्ष्मैया जी का जो विषय है उसमें किसी स्कूल का जिक्र आ रहा है कि हमारे स्कूल का काम है, हमने कर दिया है, उसका पेमेंट कर दीजिए। तो जो पहले क्लिप है, आपको पहले लक्ष्मैया जी वाली क्लिप सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्लिप का ही विषय नहीं है। क्लिप के जरिए जो और चीज़ें आ रही हैं सामने, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले लक्ष्मैया जी और कलेक्टर अनुराग पांडे जी के बीच संवाद जो टेलीफोनिक हुआ, जिसका क्लिप वायरल है और जिसे लक्ष्मैया खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने वायरल किया है, आप उसे सुन लीजिए। सर जी सर। हेलो सर जी सर जी। क्या आपने कहाँ काम किया है? चूटबाई और फेगड़ेपल्ली में किया हूँ सर। चूटबाई उसूर ब्लॉक में और फेगड़ेपल्ली सर। अच्छा। और कब किया है? 3 महीना हो गया सर काम करके। 3 महीना हो गया? जी सर जी। कौन काम दिया 3 महीने पहले? आपको कौन अधिकारी दिया है? सर वो राठौर साहब है सर, अपना डीपी कौन सा भैया, डीपीसी सर। राठौर साहब ने कैसे दे दिया? उनको तो अधिकार नहीं है देने का। सर सैंक्शन हो गया सर, 2023 और 2024 का सैंक्शन था सर। माननीय महोदय केदार कसब जी से मैं निवेदन किया सर पेमेंट के लिए। नहीं सुनिए, अभी बाकी बात मत करिए सर। इससे पहले तो सैंक्शन का पता करें ना। सैंक्शन हो गया सर, 2023-2024 सैंक्शन है सर। तो सैंक्शन है तो आपके पास सैंक्शन ऑर्डर तो होगा ही होगा। सैंक्शन ऑर्डर है सर मेरे पास, मैं बेच सकता हूँ सर अभी आपको सैंक्शन ऑर्डर। आप टेंडर भी लगा दे, वही काम का टेंडर लगा दे सर। नहीं, मेरे पास फाइल में तो टेंडर को आदेश ही नहीं दिखा है। वो अभी तो किसी के पास नहीं है फाइल में। सर फाइल में आदेश ही नहीं दिया है। फाइल में आदेश रहता तो टेंडर नहीं लगता। मैं सीएम साहब से सर मैं सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा सर। मैं ऐसा नहीं, आप धमकी दियो सर, मेरे को अभी धमकी भी दियो सर। बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, उसको अलग नहीं है मैं बोल के, मैं कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं भूखे नहीं मरूंगा सर, आपका पैसा नहीं दोगे सर। मैंने पूछा कि अलग नियम है क्या? आपको पता नहीं क्या? मैं भेज दिया सोशल मीडिया में सर, मैं फेसबुक में और भेज दिया हूँ सर। सीएम साहब तक खबर भी पहुंच गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत अच्छा, मैं भी आप जो बोल रहे हैं वो मैं भी पहचान। मैं भूखे नहीं मरूंगा सर, मैं भूखे नहीं मरूंगा सर। मैंने स्कूल बनाया सर। वर्क ऑर्डर है तो आप ग्रुप सर में वर्क ऑर्डर। सर मैंने स्कूल सर मैंने स्कूल बनाया सर। सर मैंने स्कूल बनाया सर। मैं आपसे कोई
एडवांस पैसा नहीं लिया, मैंने स्कूल बनाया सर। स्कूल बनाया हो, एक नहीं 5 बनाई है, उसी तो टेंडर निकाला गया है। मेहनत किया सर मैंने, बड़ा हमारे फाइल में कहीं कुछ नहीं है। आपके पास कोई कागज है तो आप बताइए। इसके पहले भी एक फिरोज नाम का आदमी 5 लाख रुपए लिया था। मैं फिरोज को नहीं जानता सर, कोई फिरोज को नहीं जानता सर। जमा किया है, उसने वापस जमा किया है। और थोड़ा गलत फहमी, पिछले बार भी तुमने झूठ बोला था, इस बार फिर झूठ बोल रहे हो, है ना। तुम ही बस रिकॉर्ड नहीं करते, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपके पास, आपके, मैं भी मारे कर रहा हूँ, मैं भी भेजूंगा भाई। आपके पास तो कोई ऑर्डर है नहीं, है ना। ठीक है, मैं स्कूल बनाया सर, मैंने स्कूल बनाया सर, आप जांच करवाइए। वो सुनना, मेरे पास 2 आदमी और आए, वो बोल रहे हैं उन्होंने स्कूल बनाया करके। वो 2 आदमी भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैंने वो स्कूल बनाया है। सरपंच आ रहा है वहाँ का, वो बोल रहा है मैंने बनाया है। मैं कैसे करूँ? आपके पास ऑर्डर होगा। कौन 2 आदमी आ रहे थे स्कूल बनाया बोल के? कौन आ रहे सर आपके पास? सुनो ना जी, कलेक्टर हूँ मैं, तुम्हारे को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तुम्हारे पास जो पेपर है लेके आ जाना कल ऑफिस में, बिल्कुल आ जाना 4 बजे, ठीक? 4 बजे आप लेके आइए, आपके पास क्या क्या पेपर है ना। मैं डीएमसी को बोलता हूँ फाइल लेके आए, है ना। और इसकी तो जांच चली रही है, आपकी भी आएगी। अरे आपने नियम तो बनाया होगा, आपको वर्क ऑर्डर मिला होगा, तब बनाओगे ना। बिना वर्क ऑर्डर के समिति के माध्यम से काम छीन लोगे क्या किसी का? सरकारी काम को छीन के बनाओगे क्या अपने मन से? नहीं, अपने मन से क्यों बनाऊंगा सर? छीन के क्यों बनाऊंगा सर? तो वर्क ऑर्डर दिखाना, वर्क ऑर्डर दिखाना। वर्क ऑर्डर नहीं सर, समिति है तो इलीगल काम माना जाएगा, इसीलिए टेंडर निकला है। सरकारी फाइल में कोई ऐसा काम नहीं है जो इलीगल टेंडर नहीं सर। मैं समिति के माध्यम से मैं बनाया गया सर। मैं लेबर मिस्त्री भी जिंदा है, आज मरे भी नहीं। मेरे साथ लेबर मिस्त्री भी जिंदा है, जो आज मजदूरी करके आए सर, मेरे पैसा मांगने घर आ रहे। वो उन लोग भी अभी जिंदा है, छूट पाई और वो फेगड़ा पिल्ली में काम करने गए थे। पूरा फोटोग्राफी है, सब चीजें हाल लेने सर, रिकॉर्ड है। आपने नियम तो नहीं बनाया ना, आपने नियम तो नहीं बनाया ना। हाँ सर, समिति के माध्यम से बनाया सर, समिति के माध्यम से बनाया सर। मेरी क्या गलती है? एक मिनट, जब समिति के माध्यम से बनाया तो समिति को मांगने दो ना पैसा। आप कौन होते हो, है ना। वो ऐसे ही अफजल भी मांग रहा था पैसा, असगर और जो अफजल सर वो कांग्रेसी लोग है सर। आप बीजेपी वालों को धमकी दे रहे हो सर, कांग्रेसी वालों का नाम मत लीजिए मेरे से जी। कांग्रेस को धमकी दे रहा हूं ना, बीजेपी। आप बीजेपी अभी बोले सर, बीजेपी का अलग नहीं है। मैं बोले सर मेन कॉन्ट्रैक्टर को मैंने ब्लैकलिस्ट कर, मेन कॉन्ट्रैक्टर मेरा सर मेरा सर डी क्लास में रजिस्ट्रेशन है सर, छत्तीसगढ़ राज्य का। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, और डी में है, मैं सी में भी अभी हो गया मेरा सर। कर दोगे क्या? कॉन्ट्रैक्टर हो, अपने मन से काम कर दोगे क्या? काम से सर, मेरे को पागल कुत्ता नहीं काटा सर। सर मेरे को पागल कुत्ता नहीं काटा सर, मैं कि छूट बाय में काम करूंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या है, लेकिन नहीं, मेरे को पागल कुत्ता काटा गया सर। मैं छूट बाय में काम करूंगा सर, अब पकड़े पे काम करूंगा। मेरे को पागल कुत्ता नहीं काटा सर मेरे पास। समिति के नाम से हुआ होगा ना, तो समिति को पैसा देंगे। आप कितना इतना चिंतित हो रहे हो? चिंतित क्यों? मैं लेबर मिस्त्री को कैसे पेमेंट करूंगा सर? मैं घर द्वार बेच कर देता हूँ सर। बस सुनो ना, समिति तो है ही नहीं, शासन का ही आदेश है, समिति भंग हो चुकी है, अभी नई समिति गठित होने वाली है। ठीक है, लेकिन सर ठीक है सर, मेरे को अब जेल भेजने का धमकी भी दी है सर, वो भी सीसी कैमरा में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं छोटा आदमी बोल के आप इतना दबाव बना के इतना वो मजबूरी करोगे सर, वो तो न्याय जरूर मिलेगा। पैसा लूटोगे सरकार का? सरकार क्यों? मैं सर बिना काम का लूटूंगा सर? मैं स्कूल बनाया सर, मैं स्कूल बनाया सर। बिना कायदे कानून के बनाया हुआ काम ही इलीगल होता है, वो वही तो बोल रहे हैं, वही तो, उसी की तो जांच चल रही है। अभी तो जांच करके देना है, उसमें आपका भी दोनों स्कूल शामिल हो जाएगा। ओके बाय। ठीक है सर, मैं सीएम साहब के यहाँ जाऊंगा। ठीक है, मेरे को धमकी देगा। लक्ष्मैया जी के बीच और कलेक्टर साहब के बीच ये स्कूल बिल्डिंग के पेमेंट का काम, उसको लेकर एक बातचीत हो रही है। जो संवाद है उससे पता लगता है कि 20 लाख के आसपास का पेमेंट है और 20 लाख प्रति बिल्डिंग ये खर्च हुआ है। तो इसके पीछे की अंतरकथा क्या है? इसके पीछे की अंतरकथा ये है कि बीजापुर हो, सुकमा हो या अन्य नक्सल प्रभावित, सघन नक्सल प्रभावित बस्तर के जो अन्य ज़िले हैं, वहाँ पे काम करने का थोड़ा रवायत दूसरी है, जुदासी है। रवायत से यूँ समझिए कि काम यदि कोई है तो एक निर्धारित राशि, जैसे 20 लाख या उससे अधिक का काम होगा तो उसका टेंडर होना चाहिए। जिला योजना निर्माण समिति नाम की जो संस्थाएं होती हैं, जो ज़िले में गठित की जाती हैं, जो निर्माण समेत सारे काम करती हैं, वो इन सारे काम को नियंत्रित करती हैं। टेंडर से लेके काम कैसे होगा वगैरह वगैरह लगाए थे सारे काम। तो ये उस परिवेश से हटके नक्सल प्रभावित जिलों में काम ये होता है कि काम दे दिया जाता है कि आप काम कर लेना। इस जरिए राजनीतिक दल उपकृत करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को या कि नेताओं को, प्रभावशाली उपकृत होते हैं और काम करते हैं। ये वो चीज़ है जो कि होती है।
आप इसका कागज़ खोजने जाएंगे तो हो सकता है आपको न मिले। अब ये जो विषय है जिसमें लक्ष्मैया जी की बात हो रही है, उसका सार संक्षेप ये है कि समग्र शिक्षा का काम था ये। भूपेश बघेल सरकार में करीब बीजापुर ज़िले के 55-56 स्कूल बनने थे और 2 स्कूल यानी कई स्कूल बनने का जो काम था वो तत्कालीन जो भी वहाँ के क्षत्रप रहे होंगे और जो राजनीतिक दल चूँकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो लोग थे उनको काम मिले, उन्होंने अपने अपने तय काम किए और उसी काम में तब परिवर्तन हुआ जबकि बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार आई तो लक्ष्मैया जी भाजपा से जुड़े हुए हैं और उन्हें 2 स्कूल के काम मिल गए कि भाई आप इस काम को कर लो। अब वो काम करने की अधिकारिता उनको कैसे मिली, 20 लाख से ऊपर का काम कैसे मिला, तो ये सवाल कम से कम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेमानी है। क्योंकि बेमानी इसलिए है, अर्थहीन इसलिए है क्योंकि सारे काम इसी ढंग से हो जाते हैं। काम जैसे जो समग्र शिक्षा का ये जो काम मैं आपको बता रहा था, इस काम में विवाद का विषय समझ लीजिए कि आखिर कलेक्टर से बहस क्यों हो रही है। जिला निर्माण समिति, जैसा कि मैंने आपको नियमों का हवाला देते हुए बताया कि जिला निर्माण समिति के तहत ये काम होना चाहिए था। कलेक्टर अनुराग पांडे जी बीजापुर के कलेक्टर बने, पधारे और उन्होंने जिला निर्माण समिति का पुनर्गठन कर दिया। जिला निर्माण समिति का पुनर्गठन किया। वो सारे काम जो समग्र शिक्षा के तहत 55-56 स्कूलों के काम थे उसमें कई काम इस जिला निर्माण समिति पहुंच गए। तो वो 2 काम जो लक्ष्मैया जी जिस स्कूल को 2 स्कूलों को बना चुके हैं वो टेंडर भी इस जिला निर्माण समिति के जो टेंडर जारी हुआ उसमें उसका जिक्र था। अब लक्ष्मैया जी फंस गए कि काम तो मैं कर चुका हूँ तो इसका भुगतान मिला नहीं है, टेंडर अलग हो गया है। बीजापुर की खबरें कहती हैं कलेक्टर साहब दृढ़ी हैं, निश्चयी हैं, कहते हैं कि नया स्कूल तो बना के रहूँगा, फिर से नया स्कूल बना दूंगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि जैसे ही वॉइस क्लिप वायरल हुआ है तो शायद लक्ष्मैया जी को भुगतान हो जाए, मगर क्या होता है क्या नहीं होता है इसको हम देखेंगे। तो अभी आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा था और याद रखिएगा, फिर से दोहरा देता हूँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये जादू हो जाता है। नियम अपनी जगह खड़े रहते हैं, काम करने का तरीका दूसरा होता है। यूँ इसके पीछे तार्किक कारण ये भी कि नियमों से अगर आप काम करना चाहेंगे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यूँ काम कर पाना बेहद मुश्किल है, असंभव की हद तक बेहद कठिन है। इसलिए व्यवहारिक तौर पे काम होता है, मगर इसका एक पक्ष ये भी है कि इसमें भ्रष्टाचार की असीम और अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। क्या काम होगा कि नहीं होगा ये कोई देखने नहीं जाता और भुगतान होता है। खैर, अब जबकि लक्ष्मैया जी का ये वॉइस क्लिप आया ही था, इसी के साथ साथ एक और वॉइस क्लिप आ गया। बीजापुर ज़िले के दबंग नेता हैं अजय सिंह। हालिया दिनों जब वो भूपेश जी की सरकार थी उसके भी पहले उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेसी रहे हैं वो। महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर कहे जाते हैं उनके अनन्य खास सहयोगी रहे, वो उनको अपना गुरु कहते हैं अजय सिंह महेंद्र कर्मा जी को। सलवा जुड़ुम जैसे जो अभियान आंदोलन चले जो कि विवादित भी हुए, उसमें नेतृत्वकर्ताओं में अजय सिंह का नाम आता है। तो अजय सिंह की जो छवि है दबंग की छवि है। जब कांग्रेस शासनकाल था तो उनकी टसल उनके जो स्थानीय विधायक थे जो कभी उनके दोस्त थे विक्रम मंडावी, उनसे हो गई और विक्रम मंडावी से टसल कुछ ऐसी बढ़ी कि कांग्रेस से उनको निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। न सिर्फ निष्कासित किया गया बल्कि जिला बदर भी अजय सिंह का हुआ। अगर आप द हिट की पिछली खबरें देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको अजय सिंह के जिला बदर का किस्सा भी मिल जाएगा। किस्सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने खुद सुरक्षा मुहैया कराई हुई है उसे ही जिला प्रशासन ने कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट से उसमें स्टे वगैरह हो गया या शायद ख़त्म हो गया, स्टे तक की मुझे जानकारी है। तो बहरहाल जो दूसरा वॉइस क्लिप है वो अजय सिंह का और कलेक्टर बीजापुर का है। तो उसकी पृष्ठभूमि जानने के पहले वो वॉइस क्लिप को सुन लीजिए आप। है ना, ठीक है, आपका रिटायरमेंट 21 अगस्त है। इससे पहले कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगा ना, 4 दिन नहीं लगेगा आपको हटने में। अच्छा, तेरी हाँ, चैलेंज बोलोगे तो बोलो, चैलेंज करके देखो। कल से मैं भिड़ जाऊंगा आपके पूरे काले कारनामे पर। औकात है तो कर लेना, है ना। औकात तो आपकी भी कुछ नहीं है सर, आपकी पर्सनली औकात कुछ नहीं है। जो भी औकात है कलेक्टर की औकात है। हाँ, तो तेरी कौन सी औकात है? आपकी कोई पर्सनली औकात नहीं है। तेरी पर्सनली औकात है क्या? तेरी मेरी करके बात मत कीजिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही क्या बात कर रहा हूँ।
हमेशा जो है ना। पब्लिक आप कलेक्टर हो, कलेक्टर की एक हैसियत है, अनुराग पांडे जी का व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। अजय सिंह जी की क्या हैसियत है? अजय सिंह भारतीय नागरिक है, स्वतंत्रता है मेरे में, मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूँ। आप सरकार के अंडर हो, सरकार के अधीनस्थ हो। मैं किसी ना मैं कलेक्टर के अधीनस्थ हूँ ना सरकार के अधीनस्थ हूँ। तो भारतीय नागरिक हाँ, मैं कलेक्टर सरकार के अधीन होता है, पब्लिक के नौकर हो सर आप, गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप। तो तुम भी आप नौकर हो। मैं मेरी हैसियत, मैं अपने आप का मालिक हूँ, अपने आप का मालिक हूँ मैं। आप पर्सनल नौकर हो, तुम नहीं मालिक हो, समझ में आ गया? आप मालिक नहीं हो, आप सरकारी अधिकारी हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट के नौकर हो आप। एक तो चुनाव जीता नहीं है, एक तो कुछ नहीं किया, पहले कहीं और था, कहीं और है, हर जगह जो ऐसी। अरे वो ठीक है, मेरी हैसियत के बारे में आप आकलन मत करो सर। दल्लों के चक्कर में आकर जो आप मेरे से उल्टे सीधे बात कर रहे हो ना, समझे ना, किरण रेड्डी जैसे दलाल लोगों के बातों पे आके आप जो मेरे साथ, वो तो तुम्हारे साथी था ना, तो तुम्हारा तो साथी था ना, पुराना तुम्हारे साथी था ना। मेरा कोई साथी नहीं था सर, कांग्रेस में थे तो नहीं था वो, बिल्कुल नहीं था। उसका 4 साल उसका बैंड बजा के रखा था मैं। और बजाओ, बारो उसको, मेरे क्या लेना देना उससे। उसका विधायक का दोनों का बैंड बजा के रखा था। बहुत अच्छा, ये गलतफहमी में रहते हुए, समझे, ये गलतफहमी, ये इसको मेरे साथ मत ट्राई करना, मेरे साथ मत ट्राई करना। तुम मेरे कैसे डीएमसी पास कैसे कहते हैं? मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ सर, आप सबके साथ लगना, मेरे साथ मत लगना। आप तुम भी सबसे लगना, मेरे साथ बस मत लगना, समझ में आया? जो कलेक्टर आए तो उसमें ये समझते रहते हो, मेरे डीएमसी को कैसे कहते हैं बोलने के लिए कि सब नागरिक हूँ, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, काम होना नहीं होना अलग बात है। आम नागरिक हो तो व्यवस्थित व्यवस्था में तुमको फायदा मिला ना, तुमको ठेका मिला ना। व्यवस्था में गया था सर, व्यवस्था में दिया सर, रूल से तो बताना बोला था मैंने रूल यही रखा है कि सबको ओपन रहेगा। आप ओपन में जीते गए, बिल्कुल जाएंगे सर, ओपन में जाएंगे ना। अभी पीडब्ल्यूडी में टेंडर निकला है सर, पहले से वहां पर आप बोल के रखे हो कि रविंद्र झाड़ी को काम देना, ये ओपन है आपका। मैंने कौन से टेंडर में बोल रखा है रविंद्र झाड़ी को काम देना? हिसाब से पूछो ना, पीडब्ल्यूडी की से पूछिए। बोला होगा, मैंने तो नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है। ऐसा नहीं होता है पांडे साहब। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दलाल बोलोगे, ये बोलोगे, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये नहीं है कि मेरे रहते आप मेरे अधिकारी को नहीं चमका सकते, समझ में आ गया? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कोई अधिकारी को मैं ऊंची आवाज में बात किया होगा तो उनको बोलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें। वो करवाने के बता देता हूँ, अब पब्लिकली बता दूंगा, समझे ना? पूरे भोपालपट्टनम के सब कार्यकर्ता सब आपके पार्टी के आके यही बोल रहे हैं ना कि आप ही ने वहां सबको काम बांटा है करके, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मैंने कोई काम नहीं बांटा है सर, वो आपके पास कौन आकर बोल रहा है वो आप जानिए, और यदि मैंने काम बांटा है तो काम कौन सा है आप बता दीजिए, समझे ना? वो कैंसिल होना, उसकी चिंता मत करो, हो जाइए। काम कैंसिल होने से क्या होता है? आप जाएंगे, दूसरा कलेक्टर आएगा, दूसरे से काम करा लेंगे। बिल्कुल, कोई आजीवन थोड़ी आए हो आप, तो आजीवन तुम भी काम ही करोगे, ऐसा है क्या? आजीवन मैंने तो इसीलिए जो है ना इसीलिए आदिवासी युवा खड़ा कर रहा हूँ जो उद्यमी बने, जो आप जैसे लोगों का काम छीने। आपकी मंशा क्या है वो आप ही जानिए, हम तो नहीं जान पाएंगे लोगों को। इसीलिए तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हैदराबाद भेज रहा हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ जिसमें आदिवासी युवकों को काम मिले, समझ में आ गया? भेजिए सर। तो ये अजय सिंह जी और कलेक्टर बीजापुर अनुराग पांडे के बीच का संवाद है। यूं आप देखेंगे तो मौज लेने के अंदाज में कह सकता हूं, औकात की कबड्डी खेल रहे हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं तू क्या है, अजय सिंह कह रहे हैं कि तुम क्या हो। तू तड़ाक की भाषा कम से कम उस 4 मिनट के क्लिप में की शुरुआत कलेक्टर बीजापुर के, अगर वो कलेक्टर बीजापुर की ही आवाज़ है तो उनके जरिए हो रही है और अजय सिंह उसमें प्रतिरोध कर रहे हैं। एक खबर इसमें यह कहती है, जिसकी हमारे पास पुष्टि नहीं, पर एक खबर है कि दरअसल ये पूरी बातचीत 11 मिनट 12 सेकंड की है। जो वायरल क्लिप है वो मुश्किल 4 मिनट का है, जो अभी आप सुन रहे थे। तो यानी 9:40 से 9:51 जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से 9:40 से 9:51 के बीच का संवाद, इसमें सिर्फ 4 मिनट का वायरल हुआ है। अब ये किस्सा कौन सा है, ये कौन सा मामला चल रहा है, तो इसको लेकर इसकी पृष्ठभूमि बताई जाती है कि बीजापुर ज़िले में स्कूल जतन योजना का काम आया था। स्कूल जतन योजना क्या है? तो स्कूल जतन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्कूलों का जतन करना। वो स्कूल जो जर्जर हैं, क्षतिग्रस्त हैं, जिनको बनाना है, बना के उनको सुरक्षित किया जा सकता है, काम लायक लाया जा सकता है, बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं, उस योजना के तहत हर स्कूल को
ठीक करना था। मतलब जो स्कूल हो सकते हैं, निर्माण के लायक हैं, पुनर्निर्माण के लायक हैं, मरम्मत के लायक हैं, उनको करना था। इस योजना का नाम था स्कूल जतन, भूपेश बघेल साहब का कार्यकाल। अब इसमें हुआ ये कि नियम ये कहता, देखिए फिर वही नियम की बात है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसा कि मैंने फर्स्ट वॉइस क्लिप के भूमिका में बताया, अंत में ही बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नियमों की बात निर्माण जैसी अन्य योजनाओं में करना बेमानी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसा, अगर ये भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार की नदी में एक एक लोटा जो है वो सभी जवाबदेह पक्ष अपने अपने हिस्से उठाते हैं। तो ये स्कूल जतन योजना में किस्सा कोई ये भी हुई कि टेबल एस्टीमेट बना था। टेबल एस्टीमेट समझे आप? टेबल एस्टीमेट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी स्कूल में छत दरक गई है, छत से लीकेज है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, या टॉयलेट टूट गया है, या दरवाज़ा टूट गया है, लेकिन टेबल एस्टीमेट कैसे बनेगा? टेबल एस्टीमेट ऐसे बनेगा कि स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है कुछ पता नहीं, हमको नहीं जानना, मगर एक टेबल एस्टीमेट बनेगा जिसमें अपने हिसाब से उन चीज़ों को बता दिया जाएगा कि ये काम करो, इस काम के तहत इसमें इतना इतना पैसा, जिसमें ज़्यादा पैसा आप खर्च बता सकते हैं, वो टेबल एस्टीमेट की भूमिका में आता है। और टेबल एस्टीमेट इसमें, इसी को कहते हैं टेबल एस्टीमेट, यानी भौतिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं, कागज़ में टेबल में बैठिए और वहाँ पे एस्टीमेट बना दीजिए, और एस्टीमेट बनने के बाद वो काम बटेगा उसी पैटर्न से, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हाकिम होगा, हाकिम अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं को और सक्षम बनाने के लिए बांट देता है। काम यूँ भी होना था कि ग्राम शिक्षा समिति इसमें एक एजेंसी थी, ग्राम शिक्षा समिति को पता होना था, उससे रिपोर्ट ली जानी थी, भैया आपके यहाँ जो स्कूल है वो स्कूल का हाल क्या है, क्या उसमें बनाना है बताइए। तो ये हुआ कि ग्राम शिक्षा समिति को पता ही नहीं चला कि कौन सा काम है, क्या काम है, करना है, क्या करना है, क्योंकि वो तो सीधे आए। अगर कुछ जगहों पे गए, कितनी जगहों पे गए इसको खोजने जाएंगे तो एक नया किस्सा है, एक नया घोटाला है, उसको छोड़ दीजिए। जिन जगहों पे गए वहाँ पे ग्राम शिक्षा समिति के लोग और स्कूल के लोग खुद भौचक्के हो गए कि ये क्या है, बनना तो हमारे यहाँ ये चाहिए था, बनाइए ये रहे हैं, पर ठीक है वो हो गया। अब इसमें विवाद की स्थिति ये भी बनी कि कांग्रेस आरोपों के केंद्र में थी कि भाई आप भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं, देखिए आपने ये स्कूल जतन योजना में आपने भ्रष्टाचार करा दिया, आपने वो करा दिया। बीजेपी आई, जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारे स्थानीय सूत्र कहते हैं कि उस दलदल को साफ करने के बजाय बीजेपी के क्षत्रप भी उसी दलदल में जा घुसे, उसी पैटर्न में, उसी तरीके से। अब खेल यहाँ पर भी वही हो गया। स्कूल जतन योजना के तहत जो काम थे, जैसा कि मैंने बताया, जिस पैटर्न से होने थे उस पैटर्न से हुए नहीं। कलेक्टर बीजापुर साहब ने कुछ नई प्रक्रिया आजमाने की कोशिश की, उसमें फिर विवाद हो गया। तो दो पृष्ठभूमियाँ, दो अलग अलग कथाएं, मगर ये कथाएं सार में सिर्फ ये बताती हैं कि नक्सल प्रभावित जिलों में, अंदरूनी इलाकों में विकास कैसे पहुंचता है, कैसे सड़कों पे आपको, कागज़ पे आपको बताया जाता है कि सड़क पहुंच रही है, कैसे आपको कागज़ में बताया जाता है कि देखिए अद्भुत निर्माण हो रहा है, आप उससे आह्लादित मुदित पुलकित हो जाएंगे। विधानसभा में सरकार उन आंकड़ों को दिखाकर, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, अपनी पीठ थपथपा सकती है। मगर सिर्फ संयोग से वायरल हुए ये क्लिप, सिर्फ संयोग से वायरल हुए क्लिप इसका सच बताते हैं कि दरअसल काम के नाम पर वहाँ होता क्या है, और जब काम इस तरीके से होगा तो उस काम की पूर्णता और गारंटी और काम का विकास की मूलभूत अवधारणा की समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए। ये जो एक अवधारणा है अंत्योदय, ये सारी अवधारणाएं शून्य हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मजाक बनता है इनका। तो इन वॉइस क्लिप के ज़रिए मैं आपको वही बताने आया था। मुझे लगा कि ये खबर, ये सूचना, जो इस वॉइस क्लिप के साथ जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। वही बताने आया था। फिर कोई नई जानकारी, फिर कोई नई खबर, फिर कोई नई सूचना आएगी, मैं वो बताने आप तक फिर आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।